इससे क्या होगा, बाहर का इनफ्लो इंडिया में और ज्यादा आएगा। अगर किसी की सैलरी 15 लाख रुपए है, रिस्पेक्ट से 2018 में अब तक मार्केट ऑलरेडी 1.5 गुना यानी कि 140% इंक्रीज हो चुका है। तो देखिए हमारे इन्वेस्टर जी ने घर लिया एक 2005 में अराउंड 20 लाख का, आज उसकी वैल्यू है 1 CR। इस वीडियो में बात करेंगे बजट की, बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझेंगे किस तरीके से हम बजट में से अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, अपने काम का सोच सकते हैं, एक लेमन तरीके से समझेंगे। मसाला थोड़ा कम ही है यहाँ पे क्योंकि मसाला ऑलरेडी मार्केट में बहुत है। यहाँ हम डिस्कशन करेंगे कि हम बजट में से क्या मेन एरियाज में फोकस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बजट को देखने के बहुत सारे तरीके हैं ना। मैंने इसको उस तरीके से देखा जैसे मैं अपने घर में देखता हूँ अपना बजट, यानी कि मैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा डाल रहा हूँ तो वहीं पे कुछ कहानी बन सकती है। एंड हैंस आई स्टार्टेड लुकिंग एट वो कौन सी मेन मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ पे मैक्सिमम पैसा जा रहा है और वो क्यों जा रहा है, थोड़ा सा मैंने अपने ऑब्जर्वेशन भी उसमें डाले हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियस है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस को इस बार अगर आप देखोगे तो 6,21,000 करीबन 6,22,000 करोड़ का बजट एलोकेटेड है। उसको करीबन 12.9% ऑफ टोटल बजट बोल सकते हैं या 3.4% ऑफ GDP बोल सकते हैं। वी आर राइट नाउ स्टैंडिंग एट 4th स्टेज इन द स्पेंडिंग ऑन डिफेंस अक्रॉस वर्ल्ड आफ्टर US, चाइना एंड रशिया। ऊपर नीचे इनकी रैंकिंग हो सकती है। मेरा मेन फोकस कहाँ है, आई एम लुकिंग एट कि यार ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ होने वाला। एंड द थिंग दैट आई फाउंड यूजफुल इज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी पैसा लगने वाला है। ये लोग नया वेपन्स वगैरह भी खरीद रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन, वहाँ पर पैसा लगेगा। सब इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स डिफेंस। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ऑफ कोर्स पिछले साल 2,60,000 के करीब था, इस बार 2,78,000 के करीब है, टोटल करोड़ के करीब है। एंड इसमें आई कैन सी 12,000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट अवार्ड करना इन लोगों को, तो मतलब रोड्स अभी भी तेजी से बनेंगी, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा, स्कोप ऑब्वियसली बहुत है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट का फोकस इस पर है क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर का स्टिल इन्फ्यूजन, स्टिल मोटिवेशन इतना नहीं है इस एरिया में। एंड उसके लिए गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कम अप विद सम पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। सो लेट्स वॉच। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 1 लाख करोड़, 50% of it almost, if not 50, 35, 40% of it is getting invested in the safety aspect of the railways. कुछ बात चेंज होंगे, कुछ कवच 4.0 की कहानी आएगी। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। So government is looking forward to bring in food, focus on price stabilization. So price stabilization fund है बकायदा, I think if I'm not wrong 10,000 crore or something. That fund is focused only and only in this specific segment. और भी अपॉर्चुनिटीज हैं ये। एज आई सेड, ऑल दीज आर माई ऑब्जर्वेशंस, विल कीप रिसर्चिंग मोर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल पुलिस फोर्स। सो CRPF, BSF, CISF, these फोर्सेज जिनके ऊपर मेन फोकस रहेगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पर अगर आप देखो ना 1,80,000 करोड़ के करीब फंडिंग है। इसमें से 86,000 इज ओनली फॉर मनरेगा, विच इज रिलेटेड टू द 100 days wages on the employment side. उसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी यहाँ फोकस है। समझ में आ गया कि कहाँ मिनिस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही है। यहाँ से एक थोड़ा सा टच पॉइंट लेते हैं, देन वी विल गो टू द इन्वेस्टमेंट सेक्शन। एंड दैट टच पॉइंट इज कंजम्पशन कहाँ से आएगी। एंड ये बजट कंजम्पशन ड्रिवन बजट है। क्यों? क्योंकि देखो इनका फोकस 4 जनों पे है, ठीक है, फार्मर, पुअर, वुमेन एंड यूथ। अगर इन चारों के पास पैसा आ जाए तो ये खर्च करेंगे, बिकॉज खर्च की नीड है। एंड जब ये खर्च करेंगे तभी कंजम्पशन ड्रिवन कहानी आएगी। तो कंजम्पशन मतलब यहाँ पर पैसा जनता के हाथ में आ रहा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैपिटल का है। एंड मिक्स ऑफ दिस विल हेल्प द कंट्री टू ग्रो, और कंट्री ग्रो करेगा उसके साथ साथ फिजिकल डेफिसिट अगर आप देखो ना वो भी काफ़ी कम हो रहा है। फिजिकल डेफिसिट 2019-20 में 4.6 था और 20-21 कोविड के कारण 9.2 हो गया था, बट वहाँ से घिसते 5.8 आया, अब 4.9 और 4.5 आ रहा है। फिजिकल डेफिसिट है क्या? बहुत बेसिक सा, क्विकली खर्चा माइनस अर्निंग। हमारे पास हमेशा से डेफिसिट रहा है क्योंकि आई थिंक 1951 में एक सरप्लस था बजट, उसके अलावा हमेशा से फिजिकल डेफिसिट रहा है। और अभी हम करीबन टारगेट कर रहे हैं, अभी 4.9 है, फिर 4.5 आए, 5.8 to 4.9, 4.8 to 4.5, विच इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया। बिकॉज बोरोइंग अगर कम होती है
तो आपकी साख बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। सेम थिंग वर्ल्ड में भी है। हमारी कंट्री की रेटिंग अभी कम है, वो अगर हम बोरोइंग कम कर लेते हैं तो रेटिंग इंप्रूव होगी। बट रेटिंग इंप्रूव होने से होगा क्या भाई? रेटिंग इंक्रीज का मतलब क्या है कि हमारी सोवरेन रेटिंग, इंडिया इज BBB-, इट्स आवर रेटिंग। पॉजिटिव इज फाइन, बट वी हैव BBB- वर्सेस चाइना इज A+। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब चाइना बाहर मार्केट में जाएगा और लोन मांगेगा तो उसे मिलेगा कम रेट केवल 1% 2% भी हो सकता है, बट दैट रेट, जितना वॉल्यूम हमको चाहिए, जितना वॉल्यूम एक कंट्री लेती है, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। एंड हेंस उसका इंटरेस्ट चुकाना इज अगेन ह्यूज डिफरेंस। काफ़ी कुछ आपके घर के जैसा, हाउस लोन कहाँ से कितने का लेते हो, अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो आपके क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको ज़्यादा सस्ता लोन मिल सकता है, 0.5% एंड सो ऑन, वेरी मच सिमिलर। आप ये समझें कि अगर हम फिजिकल डेफिसिट कम कर रहे हैं तो हमारी रेटिंग इंप्रूव हो सकती है। इससे क्या होगा? बाहर का इन्फ्लो इंडिया में और ज़्यादा आएगा। आई फील रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिसिट इज रियली हेल्पफुल एंड क्रूशियल फॉर द कंट्री। चलिए अब वहां चलते हैं जो आपका और मेरा मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया है, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो देखो यार, डिस्कशन न्यू रिजाइम का है, तो गवर्नमेंट ने ओल्ड रिजाइम को तो छुआ ही नहीं है पहली बात, तो हम भी न्यू रिजाइम पे ही बात कर लेते हैं। ओल्ड रिजाइम पे अगर आपको इस पे कंपैरिजन चाहिए, डू मेंशन इन द चैट बॉक्स। अब यहाँ देखें तो 0 to 3 लाख नील, 3 to 6 लाख 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 लाख से ऊपर 30%। अगर किसी की सैलरी 15 लाख रुपए है तो भाई आप 1.5 लाख रुपए दे रहे थे पहले न्यू रिजाइम के अंदर, अब आप दे रहे हो 1,40,000। योर सेविंग इज 10,000 रुपीज। नाउ यू हैव स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑल्सो, सो स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 50 to 75,000। 75 minus 50 is 25,000, 25,000 पे 30% टैक्स इज 7,500। तो गवर्नमेंट जो बोल रही है आपको 17,500, ऑफ कोर्स उनकी कैलकुलेशन ठीक ही होगी, and that's suggesting up to 17,500 rupees a salaried person will be able to save. If your salary is less than 15 lakh, of course that's a different calculation, that's a different amount that you will be saving. लोगों को लग रहा होगा यार कोई फ़ायदा नहीं है, बट कुछ लोग ऐसे हैं यार जिनको 17,000 छोड़िए 10,000 रुपीज़ भी मायने करता है। 10,000 रुपीज़ ईयरली आप SIP करते हैं तो वहाँ पर आती है अच्छी ग्रोथ। नाउ आई नो वेयर यू कमिंग टू। SIP करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बॉस ये तो उन्होंने तो काम खराब कर दिया, वाई विल लाइक यू इन्वेस्टमेंट, लेट्स डिस्कस दैट। तो लगी आग और हमने देखा बॉस इन्होंने चेंज कर दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, STT एवरीवेयर दे आर कम अप। तो टैक्स ऑन इक्विटी, ये लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा, यू हैव कैप दैट होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 लाख। आपने जब खरीदा वहाँ से लेके वापस बेचने में 1 लाख का 1 साल का अंतर था, नॉट 1 लाख का। इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। उसके बाद अगर आपने बेचा तो पहले 10% था, अब 12.5% हो गया। अगर आपने 10 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है, 2,500 रुपये यहाँ बचेंगे, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे बिकॉज अब वो 2.5% एक्स्ट्रा आ गया ऑन यूर टोटल प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म में करेंगे जिसको गवर्नमेंट बोल रही है वी वांट टू डिस्करेज ट्रेडिंग इज ब्रिंगिंग लॉस टू द पीपल, वहाँ दे आर सेइंग वी वर डिस्करेजिंग बाय 15% से उठा के 20% वी आर डूइंग द टैक्सेशन। STT ऑन सेल ऑफ ऑप्शंस एंड सिक्योरिटी एंड फ्यूचर्स अगर आप देखो ना तो ये कैलकुलेशन करीब 100 गुना एक्स्ट्रा कर दिया है फ्रॉम वेयर दे वर अर्लियर। गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट का कहना है कि यार स्पेकुलेशन की कहानी होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से बहुत लॉस होते हैं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वी वांट टू हेल्प द रिटेल इन्वेस्टर्स। बाकी सब ठीक है यार, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को फ़ायदा देना है, डू यू रियली थिंक कि टैक्स बढ़ाने से लोग ट्रेड करना कम कर देंगे? मेरे को लग रहा है ये गवर्नमेंट की विन विन सिचुएशन है। देखो यार, अगर लोगों ने रियली कम कर दिया विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम हुई, पीपल इफ रियली रिड्यूस। In my previous video I've shared FNO is an extremely risky area, just think through before you go into it. So अगर आपने reduce कर दिया, government will say very good, our objective is complete। और अगर reduce नहीं हुआ तो government को tax भर के आराम से आप देते रहेंगे। Remember one thing, ये सारे टैक्स आप तब दे रहे हो यार जब आपको प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, यू विल से यार प्रॉफिट में गवर्नमेंट ने ले लिया, द पॉइंट इज दिस इज द एरिया विच इज गिविंग यू प्रॉफिट। मार्केट नहीं रुकने वाला है, नॉइज है, बोल रहे हैं सब मार्केट रुक गया, अब इतना टैक्स बढ़ा दिया है, गवर्नमेंट इज ईटिंग अप द टैक्स। जस्ट टू गिव यू रेफरेंस, 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के आने के बाद से 2018 में अब तक मार्केट ऑलरेडी 1.5 गुना यानी कि 140% इंक्रीज हो चुका है. That was inclusion of long-term capital gain of 10%. This is inclusion of additional 2.5%. I'm not saying it is good or bad. I'm going to stay invested. This is the area which will give me growth. If I'm earning profit, if I'm earning long good profit, which is helping me in beating inflation, which is helping me in growing my whole corpus. Okay यार, लो अब जो टैक्स लोगे लो, बट आई एम गोइंग टू रिमेन इन्वेस्टेड. आई एम नॉट सेइंग आज ग्रो कर जाएगा, है ना, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट इज गोइंग टू ग्रो पर माई अंडरस्टैंडिंग, एंड हैंस आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट. ऑन द अदर हैंड, there are few alternate investment options which I'm exploring, and I'll see where how much position I want to build in different areas. That's based on my investment philosophy. Like angel investing के ऊपर taxation zero हो गया है, so which is an high risk area. बिल्कुल alternate investment वाला option है. Alternate investment मेरे हिसाब से मतलब very high risk, पैसा zero भी हो सकता है. But अगर हम long term capital gain हम बाकी asset classes का देखें तो यार देखो, real estate 2 साल से ज़्यादा में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 20% आपका इंडेक्सेशन के बाद टैक्स करता था. इंडेक्सेशन के बाद टैक्स करता था. अभी अगर आपने 2 साल से ज़्यादा लगा रखा है तो इंडेक्सेशन गया साइड, सो देयर इज़ नो इंडेक्सेशन. 12.5% आपका टैक्स लगेगा. तो एक तरफ इंडेक्सेशन गया, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं हमने तो 7.5% कम कर दिया है. तो चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं. देयर विल बी मैनी अदर कैलकुलेशंस ऑल्सो. मैंने ये एग्जाम्पल लिया है. तो देखिए, हमारे इन्वेस्टर जी ने घर लिया एक 2005 में अराउंड 20 लाख का. आज उसकी वैल्यू है 1 CR. अब हम बात करते हैं 1 CR पे गैप. तो इनका सेल्स कंसिडरेशन 1 करोड़ रुपए का हुआ. इंडेक्सेशन वैल्यू 61,59,000, यानी कि आज के समय के हिसाब से जब हमने इंडेक्सेशन की वैल्यू निकाली वी फाउंड करीबन 62 लाख रुपए शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 1 CR, which comes to around 38,40,000. Tax finally came but 20% for 7,68,000. यही न्यू टैक्स के केस में 1 करोड़ रहा. बेनिफिट टैक्सेशन का कुछ, इंडेक्सेशन को कुछ नहीं है, 20 लाख रुपए रहेगा और टोटल वैल्यू बनी 80 लाख. 80 लाख पे लगा 12.5% का टैक्स. 12.5% के टैक्स के बाद ये आई वैल्यू 10 लाख रुपीस का टैक्स. सो इन शॉर्ट, now you will shell out more money of 2,31,000 on this specific investment. So ये हुई रियल एस्टेट की कहानी. रियल एस्टेट इज डन, इक्विटी हाई लेवल इज डन. तो हम गोल्ड एंड डिवेंचर की बात करें, सो इन दोनों में केवल एक चीज चेंज हुई है, विच इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन परस्पेक्टिव. एक अच्छा बट बहुत छोटा स्टेप है. पहले आपको 3 साल रखना पड़ता था बॉन्ड डिबेंचर एंड गोल्ड, अब आपको 2 साल रखना पड़ेगा. टैक्स स्लैब वही है 20%. सो यस, थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी आई है, बट अभी सारे के सारे एसेट क्लास में सेम परसेंटेज नहीं है. इक्विटी एंड रियल एस्टेट, द हैवी वंस नाउ गॉट 12.5% एज अ यूनिफॉर्म्ड टैक्स रेट. Now those who are following us, they know that we are running the mutual fund series from A to Z. That means those who don't know, till you create your whole mutual fund portfolio. And if you really want to watch it, please subscribe us, and yes, click on this link to watch the existing videos on the mutual fund. Coming back to the topic, of course we need to understand mutual fund कैसे टैक्स हो रहा है. देखो, म्यूचुअल फंड के लिए इन्होंने 3 सिंपल कैटेगरी बना दी हैं. एक इक्विटी, इफ your mutual fund has more than 65% of equity part, then it will be an equity based mutual fund. If your mutual fund has more than 65% of debt, then it's a debt based mutual fund. बाकी सब other categories. Equity mutual fund same like equity, 12.5% post exception of 1.25 lakh rupees profit, and short term capital gain आपको सीधा 20% टैक्स लगेगा. Debt, there is no change as per the slab rate irrespective of short term gain और long term gain. उसके बेसिस पे आपको टैक्स लगेगा. Others 12.5% without any indexation अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो एज पर द स्लैब रेट. That's it. That's how the mutual fund will be taxed. Thank you very much for watching this video. And और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट लगा, which is talking about directly fact, removing all noises, please subscribe the video and share it as much as possible. थोड़ा लेट है बट फोकस है,
फैक्ट पे, नॉइस हटा के। थैंक यू।